सुंदरनगर के जंगल में रानो चिड़िया अपनी दो बेटियों के साथ रहा करती थी, चिंकी और पिंकी। पिंकी उसकी बड़ी बेटी थी और चिंकी उसकी छोटी बेटी थी, जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और हसीन नजर आती थी। जो भी रिश्ते के लिए आता सिर्फ चिंकी को ही पसंद करके जाता, क्योंकि पिंकी इतनी ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, जिसके कारण उसके रिश्ते नहीं आ रहे थे और उसकी माँ बहुत ही ज्यादा परेशान थी। चिंकी बहुत ही ज्यादा घमंडी और आलसी थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हसीन नजर आती थी, जिसके कारण वो अपनी बहन को चिंकी बेटा, अब तुम बाहर नहीं जाना, क्योंकि तुम्हारे बहुत से रिश्ते आ रहे हैं और पिंकी को लेकर मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ बेटा। और पिंकी बेटा, तुम पार्लर जाकर आज ही अपना फेशियल ब्लीच करवा कर आना, क्योंकि कल ही रिश्ते वाले आएंगे। तो आज तुम पार्लर जाके अपना सारा काम करवा लेना, ताकि कल रिश्ते वाले आए तो कोई मसला मसाइल ना हो। जी माँ, ठीक है, मैं अभी चली जाती हूँ। मामा आप मुझे पिंकी की वजह से क्यों डांटती हो? जब वो खूबसूरत नहीं है तो उसमें मेरी क्या गलती है मम्मा? मैं क्यों नहीं आऊंगी सबके सामने? मैं तो आऊंगी मम्मा। मैं क्या करूं मम्मा, मैं तो छोटी। चिंकी बहुत ज्यादा होशियार थी और अपनी बहन को नीचे दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। हर वक्त अपनी बहन को ताना देते रहती थी, क्योंकि वो बदसूरत थी। परंतु चिंकी और पिंकी की माँ रानो चिड़िया दोनों बेटियों को एक नज़र से देखा करती थी। चिंकी बहुत ही बदमाश थी और वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा बहस करते रहती थी। एक दिन चिंकी अपने जंगल में जा रही थी गुनगुनाते हुए, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चल हवा। जब भी चिंकी अपने घर से बाहर निकलती, गांव के सभी पक्षी उसे घूरते और उसे लाइन मारते रहते थे, लेकिन चिंकी किसी को भी लाइन नहीं मारती, क्योंकि वो बहुत इसी तरह कुछ माह बीत जाते हैं। लेकिन रानो चिड़िया की बेटी का रिश्ता अब तक नहीं लगा था। रानो बहुत ही ज़्यादा परेशान नज़र आ रही थी। चिंकी बहुत ही ज़्यादा आलसी थी, वो चाहती ही नहीं थी कि उसकी बहन का कहीं शादी हो। वो चाहती थी सब लोग सिर्फ उसे ही पसंद करें और गांव के सभी पक्षी सिर्फ चिंकी को ही पसंद करते थे। पिंकी को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी अपनी दोनों बेटियों से और दोनों को एक नज़रिए से देखती थी। फिर चिंकी की दोस्ती लूसी कबूतरी से हुई, जो बगल वाले जंगल में रहती थी और होनहार कबूतर की बेटी थी। और उसका भाई भी एक होनहार कबूतर था, जिसका नाम लूसी कबूतर था। वो बहुत ही ज़्यादा चिंकी को पसंद करता था और चिंकी भी उसको पसंद करने लगी थी, लेकिन उसकी दोस्ती बहुत ही ज़्यादा गहरी हो गई। चिंकी, मेरा भाई तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। मैं चाहती हूँ तुम मेरी भाभी बन जाओ। मैं चाहती हूँ तुम्हारी माँ से आकर बात कर लूँ। अरे लूसी कबूतरी, मेरी माँ तो चाहती ही नहीं है कि मेरी शादी हो, लेकिन मैं बंटी कबूतर को बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ। लेकिन मेरी माँ तो अभी मेरी शादी करेगी नहीं, क्योंकि मेरी बहन पिंकी अभी बैठी है, वो तो एक नंबर की बदसूरत है। तुम ऐसा करो, मेरे घर आओ और मेरी माँ से बात करो, ताकि मेरी माँ को कुछ अकल आए। चिंकी, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारी माँ से बात करती हूँ। मैं कल ही तुम्हारी माँ के पास आती हूँ। इसका अगला पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करें। सुंदरबन जंगल में टूनी चिड़िया अपने बेटे कुकू चिड़ा के साथ रहती थी। मम्मा मम्मा, मुझे मैगी खाना है। मम्मा, मैं दूसरे जंगल से मैगी खाकर आया हूँ, बहुत ही ज्यादा मजेदार था। मम्मा, मुझे मैगी और खाना है। मम्मा, अरे बेटा, मुझे पता है मैगी बहुत मजे की होती है, लेकिन मेरी इतनी हैसियत नहीं। मम्मा मम्मा, दूसरे जंगल से मैगी ले आओ, फिर हम उसी का ही कारोबार करना शुरू करेंगे। फिर हम बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। मम्मा, लोग बहुत ज्यादा खाते हैं मैगी और हमें बहुत सा मुनाफा होगा। मम्मा, चलो चलो। अरे बेटा, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी? मेरे पास तो कोई भी पैसे नहीं है, मैं क्या करूँ? अब दूसरे दिन कालू कौवा अपने दोस्त कालिया के घर जाता है। अरे कालू कौवे, आज तुम कैसे कैसे आ गए मेरे घर? अरे
अरे मेरे दोस्त, मैं तो तुमसे मिलने आया हूँ आज, और तुमसे इतने दिन हो गए मिले हुए, इसलिए आ गया। फिर कालू कौवा इधर उधर नजरें घुमा रहा था। फिर कालिया कहता है और सोचता है मन ही मन में, ये कालू कौवे के मन में आखिर क्या चल रहा है। अरे कालिया, मैंने सुना है कि पास वाले जंगल में मैगी का एक दरख्त है। बहुत से पक्षी बहुत से मैगी खा रहे हैं। चलो चलो, हम भी चलते हैं, मैगी लेकर आते हैं और पास वाले जंगल में बेचा करेंगे, और जो भी पैसे बनेंगे हम दोनों आपस में मिल बांट लेंगे। उस टूनी चिड़िया और उसके बेटे को हरा देंगे। मैगी के खेत का मालिक उल्लू था। वो अपने खेत में पहरादारी करता ही रहता था और किसी को भी अपने दरख्त में हाथ लगाने नहीं देता था, क्योंकि वो बहुत ही मेहनत से अपने मैगी का ख्याल रखता था और दूसरे मुल्क कारोबार करता था। इसलिए वो किसी भी पक्षी को अपना मैगी खाने तो क्या, वो किसी भी पक्षी को अपना मैगी हाथ भी लगाने नहीं देता था। उल्लू बहुत ही ज़्यादा मेहनती था और वो अपने मैगी के दरख्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। दिन रात मैगी के दरख्त के पास ही रहता था, क्योंकि सभी पक्षियों की आँख उसके मैगी के दरख्त पर थी। तभी टूनी चिड़िया आती है। उल्लू भैया, मुझे आपकी मैगी की बहुत ज़रूरत है। आप क्या मुझे अपनी मैगी कुछ पैसों में दे दोगे, ताकि मैं इसका कुछ कारोबार कर सकूं? मेरा बेटा कुकू चिड़ा इसको खाने मांग रहा है। मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा मैगी बनाकर अपने बेटे को भी खिला दूं। वो बहुत ज्यादा जिद कर रहा है, और मैं कुछ मैगी बेचकर आपके पैसे लाकर दे दूंगी। भैया, मुझे प्लीज दे दो ना भैया। टूनी चिड़िया, मैं अपना मैगी किसी को भी नहीं देता हूँ और ना ही खाने देता हूँ। सभी पक्षी मेरे मैगी पे नजर लगाकर बैठे हैं, लेकिन मैं उस मैगी को किसी को भी नहीं देता, क्योंकि ये मैगी मैं बहुत ही मेहनत से निकालता हूँ और बाहर मुल्क में बेचता हूँ। इसलिए मैं ये मैगी तुम लोगों को नहीं दे सकता, और तुम चली जाओ और दोबारा यहाँ मत आना। उल्लू भैया, मैं आपको पूरे पैसे दे दूंगी। उल्लू भैया, आप बस मुझे मैगी दे दो। उल्लू भैया, मैं बाकी पक्षियों की तरह नहीं हूँ, मैं आपका बुरा कभी भी नहीं सोचूंगी। क्या टूनी चिड़िया उल्लू से मैगी ले पाएगी या नहीं? कमेंट करें इसका अगला पार्ट देखने के लिए। सब गर्मियों का मौसम था। पूरी जगह सूखा पड़ गई थी, जिसके कारण सभी पेड़ पौधे सूख चुके थे। ऐसे में सभी पक्षियों को भोजन का बहुत ही ज़्यादा समस्या हो रही थी। पूरे पक्षी बहुत ज़्यादा परेशान थे। ऐसे में सारे जंगल में सिर्फ एक ही पौधा था जिसमें मीनू चिड़िया और तोता बहुत ज़्यादा भूखे थे, जिसके कारण वो उड़ते उड़ते उस आम के पेड़ में जा पहुँचे। वहाँ एक पहले से ही कौवी बैठी थी, जिसका नाम सफेद कौवी था। चिड़िया और तोते को देखकर वो कौवी कहती है, चिड़िया और कौवी, यहाँ आम बहुत कम है, ये सारे आम मेरे हैं, क्योंकि मैं पहले यहाँ आई हूँ तो मैं ही यहाँ से लेके जाऊंगी ये तीनों आम, एक मेरे पति के और एक मेरे बच्चे। इतना कहकर वे कौवी वहाँ से तीनों आम तोड़कर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया और तोता दोनों कौवी का मुंह देखते ही रह जाते हैं। चिड़िया बहुत ज्यादा रोने लगती है और तोते से कहती है, तोता भैया, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं। अगर मैं अपने बच्चों के लिए खाना लेकर नहीं जाऊंगी तो मेरे बच्चे मर जाएंगे। चिड़िया, यहाँ भूख से मरने से अच्छा है कि हम किसी दूसरे जंगल चलते हैं। चिड़िया और मिट्टू दोनों आपस में बात करते ऐसे बैठे ही थे कि उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। चिड़िया और मिट्टू, मैं तुझे बताता हूँ कि तुझे भोजन कहाँ से मिलेगी। तोता भैया, ये आवाज़ें कहाँ से आ रही है? चिड़िया, शायद ये आम का बड़ा पेड़ हमसे बात करना चाहता है। फिर वह दोनों आम के तने के पास आ जाते हैं। यहाँ सामने एक पहाड़ी गुफा है, उसके अंदर तरबूज की एक टहनी लगी है। वो एक जादुई टहनी है। आप सब वहाँ से जाकर वो तरबूज खा सकते हो।
ये सब सुनकर चिड़िया और तोता दोनों खुश हो जाते हैं। क्या वहाँ से भोजन मिल जाएगा हमको? वो कोई साधारण तरबूज नहीं, वो एक जादुई तरबूज है। वहाँ से जितना तरबूज तोड़ो वहाँ पे वापस आ जाता है। आम के पेड़ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे गरीब पक्षियों की मदद की है। फिर चिड़िया और तोता वहाँ से उड़ जाते हैं। वो दोनों एक बड़ी ऊंची पहाड़ी की तरफ आ जाते हैं और देखते ही देखते गुफा के अंदर। उस गुफा में तो सच में तरबूज की जादुई बेल थी, जिसमें बड़े बड़े तरबूज लगे थे। मिट्टू भैया, देखा कितने बड़े बड़े तरबूज हैं। अब हम सभी पक्षी के लिए ऊपर वाले ने भोजन दे दिया। अब हम सभी पक्षी यहाँ से मीठे मीठे तरबूज लेकर जाया करेंगे। हाँ चिड़िया, आज मैं सभी पक्षियों को जाकर बता दूंगा कि यहाँ से सभी पक्षी तरबूज लेकर जाया करें। इतना कहकर वो दोनों पक्षी अपने लिए तरबूज उठा लिए और वहाँ से अपने घर की तरफ रवाना हो गए। फिर वह चिड़िया तरबूज आधा काट कर अपने बच्चे को दे देती है। मम्मा, मीठे और रसीले इतने सूखे मौसम में कहाँ से मिले तरबूज? गुड़िया बेटी, हमें उस तरबूज के बेल का पता आम के बड़े पेड़ ने बताया है। अब कोई भी पक्षी भूखे नहीं मरेंगे। मिट्टू भैया अब सभी पक्षियों को इस तरबूज के बारे में बता देंगे। अब कोई भी भूखा नहीं मरेगा। फिर मिट्टू तोता कबूतर और उसकी पत्नी को भी उस तरबूज के बारे में बता देता है। सभी पक्षी उस पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठे हो जाते हैं। तभी बत्तख कहता है, उस दुष्ट कालू कौवे को कभी भी तरबूज के बेल के बारे में मत बताना, नहीं तो वो जरूर कोई न कोई गलत काम करना शुरू कर देगा और हमारा भी भोजन छीन लेगा। फिर सभी पक्षी उस गुफा में जाने के लिए उड़ पड़ते हैं। वहाँ पेड़ के पीछे सभी पक्षियों की बात कालू और उसकी पत्नी सब सुन चुकी थी। तभी कालू की पत्नी कहती है, देख रहे थे आप, वो गंदी आंखों वाला कबूतर हमारे खिलाफ सभी पक्षियों को भड़का रहा था और वो तोता भी कितना टैं-टैं कर रहा था। चलिए चलते हैं हम भी उनके पीछे। फिर वो दुष्ट कौवा और कौवी उस पक्षियों के पीछे चल पड़े। सारे पक्षी उस गुफा में पहुंच जाते हैं। तभी चिड़िया कहती है, चलो चलो पक्षियों, जल्दी जल्दी हम अपने अपने तरबूज ले लें, नहीं तो वो कौवा और कौवी अगर हमें देख लेगा तो फिर यहाँ से सारे तरबूज गायब कर देगा। फिर हमें भोजन कहाँ से मिलेगी? फिर सभी पक्षी अपने अपने भोजन लेकर निकल। पक्षियों के निकलते ही कौवा और कौवी भी गुफा में पहुंच जाते हैं। अरे कालू जी, जब भी तो ये लोग सारे पक्षी मुझसे ये छुपा रहे थे, अब मुझे पता चला। मीठे मीठे तरबूज छुपा रहे थे। कालू कौवा जी, हम ऐसा करते हैं कि सारे तरबूज को तोड़कर ले जाते हैं और सभी पक्षी भूखे मरेंगे जब मजा आएगा। ऐसा करते हैं, जल्दी जल्दी तोड़ते हैं और ले जाते हैं। कवि जी, आप ऐसा करो, तरबूज तोड़ो, मैं जल्दी जल्दी इन बोरियों में भरता हूँ। कालू जी, ये बोरी बहुत भारी है, ऐसा करो आप ये बोरियां घर छोड़ाओ। कालू इतनी भारी बोरी लेकर उड़ पड़ा, लेकिन कभी भारी होने की वजह से कभी ऊपर जाता तो कभी नीचे आता। जैसे तैसे करके नदी के पास जा पहुंचा, लेकिन नदी के पास जाते ही वो कालू नीचे गिर गया और नदी में तरबूज समेत डूब गया और मर गया। ये सब मिट्टू तोता देख लेता है और जल्दी जल्दी गोरी कौवी के पास जाता है और कौवी से कहता है, गोरी कौवी, तुम्हारे लालच के कारण आज कालू कौवा जिंदा ना रहा, वो नदी किनारे में डूबकर मर गया। गोरी कौवी रोते हुए उड़ पड़ती है और भागती है और उसे बहुत पछतावा होता है, लेकिन अब क्या फायदा जब चिड़िया चुग जाए खेत।